हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसा आपको पता है, मैंने बोला था आपको कि हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए क्लास लेके आने वाले हैं जीएस की। तो यहाँ पर लिखा भी है कि अब होगी जीएस की छुट्टी। टारगेट हमारा 45 मार्क्स का होगा आउट ऑफ 50। और क्या चीज़ें हैं, कैसे करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको जो ध्यान देना है, आपको क्लासेस करनी प्रॉपर और उनको रिवाइज करना है। देखो, मैं आपको एक बस 2-3 मिनट का एक थोड़ा चीज़ बता देता हूँ, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। देखो यार, मैंने एंशियंट हिस्ट्री ली है पहले। ये मुश्किल से 4 से 5 क्लासेस में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, 4 से 5 क्लासेस लगेंगी, उसमें आपकी फिनिश है। उसके बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। अभी आपको जो क्लासेस दी जा रही हैं, ये क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस के बाद मैं लेकर आऊँगा आपके लिए मैराथन। और मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा। मेरे नोट्स बने हुए हैं, आई नो कि थोड़े हैवी हैं, यूपीएससी लेवल के हैं, बट मैंने आपके पीवाईक्यू देखे हैं एग्जाम के। तो मुझे पता है कि किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं में से ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपको निकाल के दूंगा और यकीन मानिए आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो ये मैराथन होगी सब्जेक्ट की, जीएस की, इसमें आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आपको भी पता है वेंडर जो है वो चेंज हो चुका है। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सीजीएल का एग्जाम दिया होगा, तो आपको पता होगा भाई कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़्यादा फास्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ और आपको हिंदी ही बताई जाएगी। कहीं कहीं थोड़ा बहुत वर्ड्स इंग्लिश के भी बोले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो आपके एग्जाम्स जो आ रहे हैं मैं वो बता देता हूँ, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। आपके 4 एग्जाम्स तो ये पुलिस वाले पुलिस तरह से ही है। जैसे देखो, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, जो वो टीपीओ और एटीओ वाला है वो हो गया, एक ड्राइवर वाला है। ये 4 तो यही हो गए। उसके बाद फिर एमटीएस है, सीएचएसएल है। सीएचएसएल तो अब हो ही रहा है नवंबर में। बाकी ये जो एग्ज़ाम है ये आपके दिसंबर से जनवरी तक होंगे। तो तब तक तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको करा दूंगा। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आपके लिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी रखे हुए हैं। पहले हम उसमें पीवाईक्यू करेंगे और उसके बाद कुछ थोड़े और मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थोड़ा एक क्वेश्चन की टफनेस बढ़ा के, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करके, उस तरीके से। ठीक है, तो आपकी एकदम बेस्ट तैयारी हो जाएगी। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा पहला टॉपिक है पाषाण काल। देखो यार, सारी चीज पढ़ने से पहले हम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई हम हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, बट भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट ही जाके हिस्ट्री पढ़ ली, ना हमें ये पता है कि खोजा किसने, ना हमें ये पता है कि फादर कौन है। तो फादर जो है, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो कौन है? वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस। हो सकता है वीडियो में आपको ये मेरे कलम चलने की आवाज़ आई, तो कोई नहीं, तो आप थोड़ा साइड कर सकते हो। अब हेरोडोटस ठीक है भाई, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, बट अब ऐसा तो होगा नहीं कि इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी होगी जिससे हमें पता चले। तो कोई ना कोई बुक तो होगी। तो इनकी एक बुक है। बुक कौन सी है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। तो ये बुक से क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, और आते हैं कि हिस्टोरी का बुक रिटन बाय किसने लिखी है, या फिर हेरोडोटस की कौन सी बुक है। तो उस तरीके से हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं, देखो ये तो हो गया फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बट अगर मैं आपसे कहूं कि फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, ठीक है, तो ये कौन है? ये बनेंगे आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, हेंडेक्स की खोज की थी, जो हस्तकुठार जिसे बोलते हैं, कुल्हाड़ी। ठीक है, हेंडेक्स की खोज, और कहाँ की थी? ये की थी पल्लवरम में। पल्लवरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में पड़ता है।
तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। एक तो हो सकता है कि वो भाई फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री पूछे या फिर फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, ठीक है? ये पूछ सकता है, ये आपको याद रखना है। और रॉबर्ट ब्रूकफील्ड ने ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडेक्स की खोज कहाँ पर की थी? पलवरम में। या पलवरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। ओके, अब बात आती है कि एक इतिहासकार है जिन्होंने क्या किया है, पहली बार हिंदू काल, मुस्लिम काल, जो इतिहास है, जो ये इतिहास है ना हमारा, ठीक है, जैसे आपने लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि यार अपना इतिहास पहचानो, अपना इतिहास देखो, ये करो वो करो। तो ये जो इतिहास है ना, इसको 3 मतलब काल में विभाजित किया है, बांटा है। एक होता हिंदू काल, एक है मुस्लिम, और एक है ब्रिटिश काल। क्योंकि आप देख सकते हो पहले तो हिंदू ही थे, फिर उसके बाद मुस्लिम इन्वेजन्स आए, आक्रमण किया, फिर उसके बाद ब्रिटिश आ गए। तो इसमें जो डिवाइडेड किया है वो क्या है? जेम्स मिल ने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। और एक बुक है इनकी, बुक कौन सी है? बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं कि यार जो हमारा काल है, जैसे मैंने आपको पाषाण काल की बात बताई, ठीक है। तो पाषाण काल ये चीज है क्या? ये वो है कि पाषाण काल से सीधा मतलब है कि जो यहाँ के जो लोग थे, उनको जीवन के बारे में जानकारी पत्थरों से, उनके उपकरणों से प्राप्त हुई है, जिस काल के बारे में। अब सोचो ना कोई रिटर्न एविडेंस है, ना कुछ हमें मिल रहा है, और रिटर्न भी है तो कहीं आप सोचो ना, वो एविडेंस हमें सिंधु सभ्यता में जाके मिले हैं और उनकी भी लिपि नहीं पड़ी गई है, वो पहचान में नहीं आ रहे भाई क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। वो पूरी पूरी सभ्यता ही इंटरप्रिटेशन बेस्ड है कि हाँ मान के चल रहे हैं कि ये चीज ये होगी, ये चीज ये हो सकती थी, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग 2-3 चीजें हमको पढ़नी है। देखो यार, पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ठीक है। पुरापाषाण वो है जहां पर लोग, देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब पुरापाषाण में क्या था? पुरापाषाण में जो लोग थे वो शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक मीन शिकार करते थे, खाना इकट्ठा करते थे भाई, पेड़ पौधों से ले लिया, कहीं कुछ फल फ्रूट हो गए इकट्ठा कर लिए, तो खाद्य संग्राहक थे, खाना इकट्ठा करते थे। मध्यपाषाण काल में सेम टू सेम यही चीजें रही हैं, बट यहां पर कहीं कहीं हमें पशुपालन के, मैं आपको बताऊंगा, पशुपालन के, कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। तो कृषि कार्य भी है। और मध्यपाषाण काल में हमें भीमबेटका जो गुफा है उसकी चित्रकारी के प्रमाण भी मिलते हैं, बेटका की चित्रकारी के प्रमाण भी यहां पर मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। थोड़ा भाई मैं बोल के चल रहा हूं, राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना बस। और नवपाषाण काल में तो भाई पशुपालन और कृषि बड़े पैमाने पर शुरू हो ही गई थी, पशुपालन और कृषि बड़े पैमाने पर शुरू हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बट जीवन जो था उनका वो ग्रामीण ही था, ऐसा नहीं है कि वो शहरी हो गए थे, ग्रामीण जीवन था। ओके, अब देखो कुछ कहीं ना कहीं पर हमें ये जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल को भी हमने बांटा है, बट हमें उसके अंदर नहीं जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारी चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे। बट मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पूछ दे तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से तो थोड़ा टाइम लग रहा है तो
कोई बात नहीं, अपना क्वेश्चन सही होगा, हो सकता है आपका उसी एक नंबर से सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो पुरापाषाण काल में मुझे बतानी है। वो है एक साइट है हंगसी, एक साइट है हंगसी, और ये कहाँ है? ये है कर्नाटक में। यहां से क्या मिला है? यहां से हमें लाइमस्टोन के साक्ष्य मिले। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, चूना पत्थर के साक्ष्य। ठीक है, और एक और है इसी के अंदर ही, उसमें क्या है? प्लस वहां से हमें एक साइट और है आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफा है, कुरनूल की गुफा है आंध्र प्रदेश में। यहां से हमें राख के साक्ष्य मिले। ओके, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है भाई, आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ गए? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। अब उसके बाद आती है कि ये तो हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद एक चीज है कि हम लोग मध्यपाषाण पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब है मध्यपाषाण। मध्यपाषाण में वैसे तो मैंने चीजें बता दी आपको कि कृषि पशुपालन की शुरुआत हुई थी, बड़े पैमाने पर नहीं था, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन फेज था। जहां हम शिकारी हैं, खाद्य संग्राहक हैं, वहां से हम लोग एक ग्रामीण जीवन में जा रहे हैं। ठीक है, जहां हम भाई इधर से उधर शिकार करते हुए, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आज यहाँ है कल वहाँ है, तो वहां हम कहीं पशुपालन कर रहे हैं तो एक जगह रुकेगा ना मांस, इंसान रुकेगा ना। मैं अगर भैंसे रख रहा हूं तो मैं भैंसों की रखवाली के लिए उस जगह रुकूंगा ना, मैं वहीं बच जाऊंगा। और जब मेरे पास भैंस नहीं, मुझे शिकार ही करना है, तो भाई जहां मुझे शिकार मिलेगा वहां मैं रहूंगा, जहां शिकार वहां शिकार ही। तो ये एक ट्रांजिशन फेज था मध्यपाषाण वाला। अब इसमें भी हमें 3-4 चीजें देखनी है। देखो यार, एक तो है कि यूपी के अंदर कुछ साइट है इसकी। ठीक है, जैसे दमदमा, मेहदा, ठीक है, कोल्डी हवा। तो ये साइट आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि साइट का नाम देके वो पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, मध्यपाषाण, प्रापाषाण या फिर नवपाषाण। और एक और है सराय नहर राय, नहर राय। इसमें क्या है, क्या चीजें, वो आपको जानना जरूरी नहीं है। अब देखो यहां मैंने आपको बोला था कि यार पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, तो क्या हमें यहां पर एनिमल हस्बेंड्री के साक्ष्य मिलते हैं कि पशुपालन के जो साक्ष्य हैं, पशुपालन के साक्ष्य? तो भाई पशुपालन के साक्ष्य हमें 2 जगह से मिलते हैं मध्यपाषाण काल में। एक तो है बागोर, ठीक है, और एक मिलता है हमें कहां से? आदमगढ़ से। ये इनसे, ये बागोर और आदमगढ़, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है भैया, याद रखना है, एसएससी ने पूछे हुए हैं क्वेश्चन। और हो सकता है कि ये जो एडिक्यूटी है, वेंडर चेंज है, तो वो भी पूछ दे भाई, और पूछेगा ही। जब आपको सिलेबस में दिया हुआ है सारी चीजें, तो कहीं से पूछ सकता है। तो अब नेक्स्ट चीज आती है कि बागोर कहां पर है, आदमगढ़ कहां पर है? तो बागोर है आपका राजस्थान में, और आदमगढ़ है आपका एमपी में। तो ये 2 साइट ऐसी हैं जहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो भीमबेटका है, ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं से चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं भाई। तो ये अगर मैं आपको बताऊं, ये भीमबेटका है कहां? पहली बात तो यही आती है, ये है एमपी में। और इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी वीएस वकांकर। ठीक है, उन्होंने खोज की, वीएस वकांकर ने खोज की। और इसके बारे में एक चीज और याद रख लीजिए भैया कि इसे यूनेस्को लिस्ट में ऐड किया गया है भाई।
यूनेस्को लिस्ट में ऐड कब किया गया था? 2003 में। ठीक है। अब इससे अलग एक साइट और है, वो है लखुदियार साइट। ये है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, तो बस अपना इतना हो गया। यहाँ पर हमें भीमबेटका में मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको कि 16 तरह के रंग मिले हैं, रेड और वाइट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और पशुपालन, पशुओं के चित्र हैं, कई कालों के चित्रकार के प्रमाण हैं। ठीक है, पुरुष को शिकार करते हुए, महिला को खाना इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और, हाँ याद रख लो, वो शायद पूछ दे कि सबसे अच्छा पशु चित्रण जो है वो अच्छा पशु चित्रण जिसकी चित्रकारी अच्छे से की गई है वो है सुअर। और सुअर को क्या बोलते थे? वो बोलते थे वरहा। ठीक है, तो ये आपका मध्यपाषाण हो गया। उसके बाद हम आते हैं नवपाषाण पर। इसमें भी सेम ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, हमें बस मैंने बताया था आपको कि स्थायी निवास शुरू हो गया था, ग्रामीण जीवन था, कृषि पशुपालन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया था यहाँ पर। अब यहाँ हमें कुछ साइट मिलती हैं, तो साइट देख लेते हैं। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में थी मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में हम लोग एक चीज जानते हैं कि पहली बार गेहूं का प्रमाण मिला है यहां से, फर्स्ट बार गेहूं का प्रमाण। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, ये सबसे एडवांस कल्चर है, एडवांस सबसे, अब इतनी इंग्लिश तो आपको पता होगी एडवांस क्या है, सबसे एडवांस कल्चर है, सबसे उन्नत। ठीक है, संस्कृति है इसकी नियोलिथिक, क्या है? नियोलिथिक काल में। ठीक है, उसके बाद कश्मीर। देखो मुझे बताना ये इसलिए पड़ रहा है, आपको लग रहा होगा कि यार क्या बोरिंग चीजें चल रही हैं, बट यकीन मानिए भाई, ये जो भी चीज मैं बता रहा हूं ना उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप एक बार बस पीवाई को उठाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मैं बिना सबूत के बात नहीं करता। आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना, मैं आप उसमें पीवाई को डाले हुए हैं मैंने। ठीक है, तो मैं आपको वो चीज भी दिखाऊंगा, समझे? तब आपको यकीन हो जाएगा। तो कश्मीर के अंदर हम लोग बुर्जहोम, बुर्जहोम के बारे में आपको पता होगा कि जो नीचे घर बना के रहते थे, गर्तवास जिसे हम बोलते हैं, प्लेसेज ऑफ ब्रिज, जहां पर हमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। तो बुर्जहोम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां है? कहां मिला है? वो बुर्जहोम मिला है, कश्मीर में। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ही बहुत है। उसके बाद भाई, अच्छा देखो, पहली बार एविडेंस जो इंडिया मिले हैं राइस कल्टीवेशन के, वो हमें मिले लहुरा देव से। लहुरा देव साइट है, ठीक है, तो यहां से राइस कल्टीवेशन के। ओके, तो भाई इतना ही बहुत है आपको। हाँ, एक हम नॉर्थ ईस्ट का और पढ़ लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, एक हम बिहार का पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया है भाई, बिहार। बिहार में हमें पशुओं की हड्डियों के उपकरण है, हड्डी के उपकरण जो अस्त्र शस्त्र हड्डियों से बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा इमेजेस में कहीं हड्डियां लटक रही हैं, जैसे आप लोग कोई मूवी देखते हैं ना आप लोग, जैसे किसमें जो आदिवासी लोग होते हैं पुराने टाइम के, वो हड्डियों को लेकर हड्डियों से मारते हैं। ठीक है, वो उन्हीं को अपना हथियार बना के, तो ऐसे ही पशुओं की हड्डियों के उपकरण। तो एक क्वेश्चन पूछा जाए, पशुओं की हड्डियों के उपकरण हमें कहाँ से मिलते हैं? बिहार के अंदर एक जगह है चिरांद।
ठीक है, तो यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में असम मेघालय के अंदर दाउजले हार्डिंग है, वो चीज़ ठीक है। और बाकी बाकी आपको कुछ नहीं। हाँ, एक साइट और है साउथ इंडिया के अंदर जहाँ से मुझे लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है कि एक जगह है बुडियाल। ये कहाँ? ये है आपकी कर्नाटक में। और यहां से क्या मिला है? यहां से क्या मिला है आपको? ठीक है, यहां से मिला है हमें एस मोन, एस मोन्स, मतलब जो राख के ढेर हैं, राख के ढेर ऐसे टाइप, ऐसे ऐसे मोन्स बना देते हैं ना, ऐसे ऐसे ऊंचा सा मोन्स बना दिया, जैसे इस तरीके राख का ढेर जो होते हैं, तो वो साइट हमें बुडियाल से मिली है। तो पूछ सकता है भाई क्वेश्चन कि ये जो साइट है वो कहां से मिली है। ठीक है, तो कर्नाटक से बुडियाल है एक जगह, वहां से हमें एसमोंट साइट मिली है। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन और आता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, जहां तक मुझे लग रहा है। ओके, तो एक क्वेश्चन ये है कि भैया पहली बार कौन सा जानवर ऐसा था जिसे डोमेस्टिकेट किया गया था? डोमेस्टिकेटेड मतलब घरेलू, घरेलू जानवर कौन सा था? वो था क्या? सीप, भेड़। घरेलू जानवर। क्यों ऐसा किया? क्वेश्चन आ सकता है भाई आपके पास, आपके दिमाग में, क्योंकि देखो ठंड में अब जिंदा रहने के लिए यार कुछ ना कुछ तो ऊन वगैरह ये चीजें चाहिए गर्म, और ऊन गर्म होती है तो सिप वगैरह को अपने पास रखा कि भाई चलो इसे घरेलू जानवर है, फिर उसका दूध वगैरह पिया, और सिप वगैरह से जो ऊन वगैरह है उससे कुछ ना कुछ चीजें अपने को ढका, इस वजह से। बट यहीं एक क्वेश्चन और आ जाए कि भाई टेम्ड एनिमल बोले तो पालतू, पालतू जानवर कौन सा था? वो था भाई कुत्ता। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन और हैं बस, और कुछ नहीं है। ओके, तो ये हमारा पाषाण काल हो गया। अब हमें कुछ मृदभांड के बारे में पता होना चाहिए। मृदभांड, आपको पता होगा कि यार जो मृदभांड है हमें मिले हैं और उनसे क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को काश्य सभ्यता भी बोलते हैं, काश्य युग भी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहली कि काश्य युग, तो काश्य युग में क्या है? काश्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो वहां पर कैसे मृदभांड मिले हैं? वहां पर मिले हैं लाल पर, लाल पर अलग कलर से लिख देता हूं, लाल पर काले रंग के चित्रण वाला मृदभांड। ठीक है, ब्लैक ऑन रेड पॉटरी। कैसे? जैसे देखो ये जो मटका है ना, ये ऐसे मटका बना दिया और ये लाल कलर का है, रेड है, इसके ऊपर काले मार्क्स ऐसे लाइन। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम घरों में मटके लेकर आते पानी के लिए, आपने कई जगह देखा होगा किसी पर व्हाइट लाइन ऐसे खिंची हुई होती है, किसी पर ब्लैक लाइन खिंची हुई होती है, ऐसे पूरी ऐसे इस तरीके से ऐसे पूरी खिंची होती है, देखा होगा ना आपने। तो वही है ये कि लाल कलर का तो वो है मृदभांड, बट उसके ऊपर काले रंग का चित्रण है। ओके, आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। चलो, और नेक्स्ट जो है वो है ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण युग। इसमें हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल में भी हम लोग दो चीजें देखते हैं कि भाई ऋग्वैदिक में एक तो अर्ली वैदिक है जो पूर्व वैदिक काल है, और एक उत्तर वैदिक काल है। तो पूर्व, पूर्व वाले में क्या है? उसमें गेरु वर्णीय मृदभांड है, गेरु वर्णीय मृदभांड। आपने देखा होगा ना, जैसे कई बार गांव में हम देखते हैं कि भाई ग्रहण पड़ रहा है, गेरू डाल दो भैंस के ऊपर,
ठीक है, उससे नुकसान नहीं होगा, तो उस तरीके उस कलर का ले। समझ गए। तीसरा है लोह युग, यहाँ पर लोहे वगैरह की खोज वगैरह हो गई थी, तो उसमें हम लोग लोह युग में हम लोग दो चीज़ों को रखते हैं। एक तो है उत्तर वैदिक, मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक और भाई लेटर वैदिक, और एक है महाजनपद वाला, उन्हें रखते हैं। तो अगर मैं उत्तर वैदिक की बात करूं, ठीक है, अगर उत्तर वैदिक की बात कर लूं मैं, तो उत्तर वैदिक में है चित्रित धूसर। कहीं ना कहीं चित्र बनाए हुए हैं, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मटके के ऊपर चिड़िया या कुछ ना कुछ पंछी या कुछ फूल इस तरीके से चित्र बने होते हैं, तो वही चित्रित धूसर मेढ़वाड़। और महाजनपद काल में है उत्तरी काली चमकदार, उत्तरी काली चमकदार मिट्टी का बर्तन, मिट्टी वाले मेढ़वाड़, जिसे हम NBPW बोलते हैं। समझ गए। तो बस भैया इतना ही है इसमें। तो आपका यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो पाषाण काल है वो यहाँ पर हमारा हो गया खत्म। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है, और यकीन मानिए क्वेश्चन जो आएगा ना वो यहीं से ही आएगा, ठीक है, इससे बाहर जाएगा भी नहीं। चलिए फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आज में मुझे आपका वैदिक पीरियड जो है वो कंप्लीट मैं करा दूंगा। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता पर आ गए हम लोग। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता में मुझे पता है कि यार ये कब से कब तक है। देखो मेनली 2700 से 1750 तक मानते हैं, बट हम जो मेच्योर जो परिपक्व जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे हम मानते हैं 2500 BC से 2000 BC के समथिंग, ठीक है। और पूरा माने तो फिर भाई वो तो आपका 2700 से 1750 है, ये पूरा कंप्लीट है। क्योंकि 2000 के बाद वो मतलब डैमेज ही होनी चली गई थी। आपने देखा होगा कि लास्ट में सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खंडित हो गई, मतलब कई बाढ़, ठीक है, सूखा पड़ गया, नदी में बाढ़ आ गई, आक्रमण हो गया, तो ऐसे ऐसे हमें एविडेंस भी मिलते हैं। और ये जो बाकी का पीरियड है ना, क्योंकि इसके बाद 1500 में तो वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो बाकी का जो ये 1750 से 1500 जो लाइक 250 ईयर है, क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये कहाँ गए। देखो जब एक सभ्यता खत्म होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो हाल तुरंत में खत्म हो गई, वो धीरे धीरे इस एक ट्रांजिशन से, इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होगी ना, तो उसमें टाइम लगता है। ये जो टाइम है उसे हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, कि धीरे धीरे चेंज हुई है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, मतलब वो डैमेज हुई, खंडित हुई, तो उसके बाद बहुत सी छोटी छोटी सभ्यता, सिंधु नाल सभ्यता, ठीक है, कुल्ली नाल हो गई, ठीक है, इनामगाम, ओके, सोथी संस्कृति, तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कंप्लीट फेज पूछे या परिपक्व पूछे, वो चीज आपको बताना है। कंप्लीट तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 2700 1750 तक है, और वैसे जो मेच्योर है वो आपकी 2500 से 2000 के बीच है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे तो इसी को ही अभी 2000 BC। अब भाई तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी? पहली बात तो यही आती है, ये थी नगरीय, नॉट ग्रामीण। पहली ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय है और इतनी वेल डेवलप्ड थी, ओके। अच्छा इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर करवाई हैं, ओके। अब सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं, अब टाइम देखो, उस टाइम पीरियड की बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि इतने से ही एरिया में सिमट के रह गई और यही बढ़ ली, ऐसा तो है नहीं। तो एरिया वाकई काफ़ी बड़ा होगा। हम इसके एक्सटेंशन के बारे में पढ़ते हैं, तो मैं बता दूं कि
हम बात करते हैं इसका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट में ये फैली हुई थी यूपी, और यूपी में भी कौन सी जगह है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो आलमगीरपुर है ये किस नदी पर है, हिंडन नदी पर। ये भी आपको याद रखना है साथ के साथ। तो ईस्ट एक्सटेंशन कहां तक फैली हुई है ये हमने देख लिया। सेकेंड, वेस्ट में फैली हुई है बलूचिस्तान तक। बलूचिस्तान। अब ये किस नदी के किनारे है भाई, ये है दास्क नदी, ठीक है ना। और अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में है कहां, जम्मू, ठीक है। और ये कहां है, जम्मू में एक जगह है मांडा, और वहां पर रिवर चेनाब नदी। सेम ऐसे साउथ में भाई महाराष्ट्र, और वहां पर जगह है दहमाबाद। और ये किस रिवर के किनारे है, ये है प्रवरा नदी, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको सारा एक्सटेंट बता दिया। अब अगर मुझे क्वेश्चन पेपर बनाने को दिया जाए और मुझे बोला जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के एक्सटेंशन से क्वेश्चन बनाओ, तो मुझे पता है कि यार ज्यादातर बच्चे यही पढ़ के जाते हैं कि नॉर्थ में इतना है, साउथ में इतना है, ईस्ट में ये, वेस्ट में ये। अब मैं क्या करूंगा कि ये तो हमारा इंडियन एक्सटेंट हो गया ना, मैं पूछूंगा आपसे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड उसका नॉर्थ एक्सटेंट बताओ मुझे। तो भाई नॉर्थ एक्सटेंट उसका वर्ल्ड वाइड है कहां पर, सोरतुहोई। और ये कहां, ये है आपका अफगानिस्तान में, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड वाइड पूछे जाए, वर्ल्ड वाइड में नॉर्थ एक्सटेंट उसका अफगानिस्तान तक है भाई, ठीक है, वहां तक ये फैली हुई थी। हम सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पढ़ रहे हैं, तो ये तो मुझे पता है कि भाई भारत में हमने यहां पर देख लिया। बट एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्ल्ड वाइड अगर नॉर्थ तक एक्सटेंट उसका है, कहां तक फैली हुई, तो वो अफगानिस्तान तक सोर्ट हुई, ठीक है। जैसे देखो हमने बलूचिस्तान देख लिया, ईस्ट में ये देख लिया, वेस्ट में ये देख लिया, तो ठीक है। तो ये आपका हो गया। डेट वगैरह हमें पता है भाई, ये 2000 से 2000 BC कैसे है, C14 कार्बन 14 आपको पता ही होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग देखते हैं। अब इसे सिंधु घाटी क्यों बोला गया, क्योंकि भाई ज्यादातर जो इसके नगर हैं वो जो बसे हुए हैं नदियों के किनारे हैं, और वो ज्यादातर सिंधु घाटी के आसपास के रिवर है, ठीक है। और पहली बात यह है कि सिंधु घाटी इसलिए बोल रहे हैं कि जो पहली जो खुदाई हुई थी जो उसकी लाइक किसी नगर की, ओके, तो वो सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। अब उसके बाद हमें एक तो इसकी लिपि देखनी है, ठीक है। लिपि कौन सी है, मोहर देखना है, मनकों के बारे में हमने वो 4 चीजें हमें देखनी है। तो चलिए फिर भाई देखते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको बात करूं कि जो इसकी लिपि है वो कौन सी है, भावचित्रात्मक, लिपि है, ठीक है। और ज्यादातर प्रमाण हमें मोहरों से मिलते हैं, जो मोहर है। अच्छा मोहर कैसी है, चौकोर है, और सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई है, या फिर हमें इसे बोलते हैं स्टेटाइट या फिर सॉफ्टस्टोन, ओके।
अच्छा चलो, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की तो मोहर आपको बता दी कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी मोहर तो मैंने बता दी कि भाई चौकोर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो मेसोपोटामिया, क्योंकि इसके बराबर की ही थी ये, इसके साथ ही थी, जिस टाइम पीरियड में ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसी टाइम पीरियड में मेसोपोटामिया, ईरानी, ठीक है, सभ्यता वो भी तो थी, साथ साथ पनप रही थी। तो क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है वो कि भाई मेसोपोटामिया क्या आकार कैसा था मोहर का। मेसोपोटामिया की मोहर का आकार कैसा था, तो बताइए भाई कैसा था। तो मेसोपोटामिया की मोहर थी बेलनाकार, ठीक है। सेम ऐसे ही ईरान की वो थी वृत्ताकार, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं भाई, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि यार मनके का कारखाना कहाँ मिला है। मनके का कारखाना कहीं मिला है क्या? बिल्कुल मिला है भाई। ये लोथल और कहाँ मिला है, चनहुदुड़ में। ये दो जगह हमें मनके का कारखाना भी मिला है। ओके, तो आगे बढ़े, चलिए भाई। अच्छा, हम लोग जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इसका भौगोलिक विस्तार कैसा है। भौगोलिक जो विस्तार है वो कैसा है इसका भाई। मतलब ये जो सिंधु सभ्यता थी, ज्यादातर जिसके जो नगर थे जितने भी थे, वो किस आकार में थे, कैसा विस्तार था उसका। क्या वो आयताकार में थे, क्या वो त्रिकोणीय थे, या वृत्ताकार थे, या चौकोर थे, कैसे थे। तो वो थे भाई त्रिकोणीय, ठीक है। इस टाइप लगा लो या इस टाइप लगा लो, इस तरीके से थे। ओके, अब कुछ कुछ चीजें मैं आपको इसकी बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों को ये माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये तो बता रहे हो, वो तो बताया नहीं। यहाँ पर बड़े बड़े भवन थे, दोहरी मंजिलें थी, दुर्गीकरण, आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो, जो ऋतिक रोशन की आई थी, वहां पर देखा होगा आपने कि एक क्या था, दुर्गीकरण वाला इलाका था, ऊपरी जैसे अपर टाउन बोल रहे थे, और एक था लोअर, ठीक है। अपर टाउन में जब वो बेचने के लिए जाते हैं सामान, आपने देखा हो वहां पर दुर्गीकरण, बड़ी बड़ी दीवारें थी। ओके, वहां पर एलाइट क्लास के लोग रहते थे, जो रईस लोग थे, ठीक है। हाँ, स्नानागार था, मोहनजोदड़ो में मिला है। ओके, अन्नागार, वहां पर आपने देखा होगा अनाज को रखने के लिए बने हुए हैं। पुरोहित का भवन है, गोदीवाड़ा है, लोथल से मिला है। ओके, तो ये सारी चीजें वहां पर मिली हुई हैं। और अगर मैं बताऊं तो खिड़कियां बनी हुई हैं, और मतलब उस तरीके से बना हुआ है कि जैसे देखो ये चीज है ना, ये अगर चीज है तो यहाँ कमरे हैं, यहाँ कमरे हैं, यहाँ कमरे हैं, इस तरीके से कमरे हैं चारों तरफ, और ये बीच का इलाका जो है वो खाली है। और खिड़कियां जो हैं वो यहाँ से कैसे अंदर की तरफ खुलती हैं, ऐसा नहीं कि बाहर, ठीक है, नीचे भी अंदर अंदर खुलेंगी, जैसे हम लोग खोलते हैं ना, ठीक है। अंदर की तरफ इधर खुलेंगे, ना कि बाहर, क्योंकि बाहर से अगर कोई गली में आ रहा है तो उसको लग जाए, उस वजह से, ठीक है। क्योंकि हम भी तो अपने घर में जब कुछ लगवाते तो बाहर अंदर रखते हैं ना, उस तरीके से। अच्छा, एक एक क्वेश्चन आता है कि यार यहाँ पर जो ईंट वगैरह यूज की जाती थी उनका आकार कैसा था। निश्चित आकार था, 1:2:4 का, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उस तरीके से। ओके, अब क्या यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता थी वहां पर किस किस चीज के प्रमाण मिले हैं। अच्छा, मैं आगे बताऊंगा ये सारी चीजें, हम लोग धीरे धीरे टॉपिक वाइज चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ मूर्तियां हैं, मूर्तियां हमें भाई मिट्टी की मिली है, पत्थर की भी हैं और धातु की भी है। एक जो फेमस मूर्ति है वो मिली है आपकी, जो मूर्तियां हैं
किसकी मिली है? वो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो यहां से मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है एक, काफी फेमस है भाई, आपने सुना भी होगा। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और ये किस तकनीक से बनी है? लॉस्ट वैक्सिंग तकनीक से, या फिर शेरोपेडू टेक्नोलॉजी से बनी है। और नर्तकी के बारे में ये है कि भैया ये नग्न है मूर्ति, हाथों में चूड़ियां हैं, गले में हार है। ठीक है, और त्रिभंग मुद्रा है। बस और कुछ नहीं, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है इसमें। भाई कृषि का अधिशेष था, तभी तो भाई बाहर बाहर इधर उधर सामान वगैरह लेके जाते थे वो बेचने के लिए, तभी तो था। और यहाँ पर भाई देखो, मिट्टी पत्थर इस तरह की चीजें तो मिली हैं, तांबा टीन सोना चांदी इससे तो परिचित थे, बट लोहे, लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे का प्रमाण नहीं मिला है भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। सोसाइटी के अंदर देखोगे तो भाई मातृसत्तात्मक समाज था। ओके, समाज देख लेते हैं। समाज था मातृसत्तात्मक। ओके, अच्छा इनकी राजधानियां कौन कौन सी थी? राजधानियां थी दो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक और चीज मिलती है, और वो क्या है? वो ये है कि भाई क्या हमें यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं? तो हाँ भाई बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, इनके बारे में, धर्म के बारे में देखते हैं हम लोग। धर्म कैसा था इनका? धर्म में देखा जाए तो भाई ये प्रकृति पूजा करते थे। जैसे वन इन्हें कुछ खाने के लिए दे रहा है, वन की पूजा कर दी। अग्नि, जल, वनस्पति, पृथ्वी, जैसे आपने देखा होगा सोम देवता, आगे हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी की पूजा कर दी। और ये क्या है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, बिल्कुल रखते थे भाई, क्योंकि जब भी कोई मरता था तो उसे दफनाते भी थे। यहां पर तीनों तरह के चीजें हमें मिलते हैं, दफनाने के भी, जलाने के भी, और अध जले भी। ठीक है, सब तरीके के मिलते हैं, क्योंकि कई बार पशु पक्षियों के खाने के लिए भी छोड़ देते थे। तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, जब भी वो दबाते थे ना, दफनाते थे, तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ चीजें रख देते थे। ठीक है, जैसे मान चलो कुछ प्रीशियस स्टोन्स रख दिया, आभूषण रख दिए, कि भाई जब इसका दोबारा जन्म होगा तो इसे ये चीजें वापस से मिल जाएंगी वहीं उसी जन्म में, ऐसा वो मानते थे। ठीक है, तो यज्ञ वगैरह का प्रमाण मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और ये हमें कहां से मिला है? कालीबंगा से, क्योंकि कालीबंगा से हमें इस तरह की वेदिकाएं मिली हैं। ठीक है, और ऐसे राख वगैरह मिली है, समझे? शिवलिंग योनि की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे। अब देखो यहां पर मूर्ति पूजा तो थी, ठीक है, क्योंकि आपको देखो प्रीस्ट की मूर्ति मिली है। ठीक है, उस तरीके से अगर मैं बताऊं तो आप, पशुपति की सील मिली है एक, तो मूर्ति पूजा तो थी, बट मंदिर का प्रमाण नहीं था भाई, ये चीज आपको याद रखनी है, समझ गए? मंदिर का प्रमाण नहीं था। अब मैं आपको मेन मेन चीज बता देता हूं जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हो। मुझे पता है आप किसका इंतजार कर रहे हो भाई, मुझे पता है। अब इसके हम कुछ
शहरों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला है हड़प्पा। ये किस नदी के किनारे है? रावी। और हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है? हड़प्पा से हमें अन्नागार मिला है। ठीक है, यहां से हमें श्रमिक आवास मिला है। ठीक है, R37 क्या है? कब्रिस्तान मिला है। ओके, सेकंड है मोहनजोदड़ो। ये बताइए भाई, ये किस नदी पर है? इंडस। सिंधु। यहां पर अन्नागार मिला है। अब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यार हड़प्पा में भी अन्नागार है, मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार है। मोहनजोदड़ो वाला जो अन्नागार है वो बड़ा है। ठीक है, इस वजह से। और यहां पर वृहद स्नानागार मिला है। ओके, पुरोहित का आवास है उसी स्नानागार के पास, पुरोहित आवास मिला है। सभा भवन है, कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति वो मैंने आपको बता दी, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, योगी की प्रतिमा, योगी की प्रतिमा मिली है। उसके बाद तो मैं फिर बोल रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी मुझे पता है, पर इसके साथ साथ मैं सारी चीज बोल भी रहा हूँ आराम आराम से, तो आप लोग प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे राइटिंग सुधर जाएगी। चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से हमें, मैंने आपको बताया, याद करो, कि मनका बनाने का कारखाना मिला है। लोथल और चनहुदड़ो से मिला था मनका बनाने का कारखाना, याद रखो, क्योंकि वो पूछता है मनके का कारखाना। समझ गए? उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा से कुछ फेमस चीजें हैं, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं तो कालीबंगा, घग्गर जो नदी है, घग्गर उसके पास है। और यहां से हमें जोता खेत मिला है। एक साथ दो फसल के साक्ष्य हैं, दो फसल के साक्ष्य हैं। हवन कुंड का मैंने आपको बता ही दिया, हवन कुंड। उसके बाद कच्ची ईंटें मिली हैं, पर अलंकृत मिली है, मतलब उन पर कुछ ना कुछ कलाकारी की हुई है ईंटों के ऊपर। तो ये चीज हो गई। उसके बाद फिर आती है हमारी क्या? लोथल। ये कहां है? ये है भोगवा रिवर के पास। ये क्या है? पत्तन नगर है भाई। मनका बनाने कारखाना मैंने आपको बता दिया, लोथल और चनहुदड़ो से मिला है। उसके बाद मम्मी का मॉडल है, जहाज का मॉडल है, और हवन कुंड। उसके बाद भाई एक वैसे तो कुछ है नहीं, बाकी सब ठीक है। मम्मी का मॉडल हो गया, प्रशासनिक भवन। मेनली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही है, पत्तन नगर कौन सा था, मम्मी का मॉडल कहाँ से मिला है, जहाज का मॉडल कहाँ से मिला है। अब खुद सोचो ना, जो पत्तन नगर होगा वहीं से तो जहाज, ये सारी चीजें मिलेंगी आने जाने के लिए। फिर उसके बाद आ जाती है भाई धौलावीरा। है धौलावीरा, ये कहाँ है? देखो यार, चंद्रहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। अब धौलावीरा कहाँ है? लोथल और धौलावीरा दोनों राजस्थान में है।
नहीं सॉरी, राजस्थान में नहीं, हाँ गुजरात में, कालीबंगा है राजस्थान में। ओके, और बाकी के जो तीनों थे ऊपर, वो कहाँ पर थे? वो तो भाई पाकिस्तान वाला एरिया है, क्या करें। अब धोलावीरा में हमें विशाल जलाशय मिला है, विशाल जलाशय। यहां हमें स्टेडियम मिला है, और यहां 10 अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड है। ठीक है, तो ये याद रखना है मैन कि विशाल जलाशय और 10 अक्षर वाला साइन बोर्ड। स्टेडियम भी पूछता है भाई वो। और एक चीज और पूछी जाती है कि ये 3 भागों में बटा है भाई, अपर, मिडल और लोअर, इस तरीके से। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये पूरा है ये। ठीक है, बस इतना ही आपको आपके काम का है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बाकी तो ये हमारा हो चुका लगभग लगभग। और यहाँ हमें एक दो चीज़ें और देखनी है कि एक, क्या हमें विदेश से भी कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलते हैं, या फिर जैसे मतलब लिखित साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि भाई इसके बारे में। जैसे हम लोग वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड, एक वर्ड है जो विदेशी साक्ष्यों के अंदर ही है। एक विदेशी व्यापार का लिखित साक्ष्य है सारगोन का अभिलेख। उसके अंदर जो सुमेर का शासक था, उसमें हमें 3 वर्ड मिलते हैं। ठीक है, सारगोन का अभिलेख है, उसमें हमें 3 वर्ड मिलते हैं। आपको याद रखना है कि सारगोन का अभिलेख, जो सुमेर का शासक था, उसमें हमें 3 वर्ड मिले, दिलमुन, मकन और मेलुआ। अब भाई अब ये बताना है कि ये जो दिलमुन, मकन, मेलुआ है, इनका मतलब क्या है। दिलमुन किसे बोला है? दिलमुन बोला है उन्होंने बहरीन को। मकन किसे बोला है? मकन बोला है ओमान को। और मेलुआ बोला है किसे? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं भाई, और कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा, समझे। एक और बात है कि सबसे पहले कपास जो है उगाया था भाई इन्होंने, कपास उगाया है भाई इन्होंने फर्स्ट। ठीक है, और जो हड़प्पा के लोग थे ना, ये जो हड़प्पा के लोग थे, ये एक चीज बता रहा हूं मैं, नवंबर से अप्रैल माह तक की कृषि करते थे। कृषि जो करते थे नवंबर से अप्रैल। अब आप खुद सोचो ना कि नवंबर से अप्रैल ऐसा एरिया होता है, जैसे हम लोग गेहूं की बुवाई करते हैं, ठीक है, जौ वगैरह बोते हैं, तो नवंबर से अप्रैल तक ना तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत होती है ना कुछ, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मियों वाला सीजन शुरू हो जाता है, और भाई फिर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां बह रही हैं, बाढ़ आ रही है, ये वो, मतलब आप खुद सोचो ना, उपजाऊ मिट्टी होती है, फसल बढ़िया हो जाती है, ये चीज़ है। और अगर देखा जाए फसल में वीट हो गया, बार्ले, चिकपी, मिलेट, गाय, सुअर, मछली, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ये चीज़ और याद रखनी है आपको। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, तो ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। अब भाई हाथी और घोड़े से परिचित तो थे, बट उन्हें पालतू नहीं बना सके। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, और सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण भी मिले हैं भाई, और बहुत अस्थि वगैरह भी मिली है, और कुछ नहीं भाई इसमें। हाँ, एक चीज और है कि ये जो थी मोनार्की वगैरह ज्यादा कुछ थी नहीं यहाँ पर। एक चीज बोला जाता है कि ये रिलीजियस सभ्यता तो थी, बट यहाँ पर जो रिलीजियस एलिमेंट है वो प्रेजेंट तो थे, बट डोमिनेट नहीं थे। भाई ये चीज आपको करनी ही है। जैसे मैंने बताया कि भाई मूर्ति पूजा तो होती थी, बट मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमारी सिंधु सभ्यता हो जाती है खत्म। बट एक चीज और है जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कुछ चीजें हैं, लाइक मैंने आपको बताया 3 भागों में बटा नगर कौन सा था, धोलावीरा था। अलंकृत कच्ची परंतु अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। ठीक है, अब एक पतन की बात कर लेते हैं कि यार ये जो पतन हुआ है इसका,
सिंधु घाटी सभ्यता का, उसको लेकर बहुत सारे मत हैं। जैसे मेसोपोटामिया के उद्भव से हुआ, क्षेत्रीय संस्कृतियां थी उनके आपसी संपर्क से हुआ, या फिर आक्रमण से हुआ, कई सारी चीजें बोली जाती हैं। बाढ़ आ गई, ये हो गया, वो हो गया। तो लेटेस्ट स्टडी ये कहती है कि इनका जो पतन है वो आर्यों के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा बोला जाता है कि आर्य जो आए थे उन्होंने खत्म कर दिया है। अब पतन का सीधा सा मतलब क्या है कि नगर जो थे ना, जो इतने सारे नगर थे उनके, उनकी संख्या घट गई, क्योंकि लोग वहां से पलायन कर गए, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, वहां से निकल के कहीं दूसरी जगह चले गए। तो वो जो जो आप खुद सोचो ना कि अब यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पंजाब के अंदर बाढ़ आई लेटेस्ट में, तो वहां आप खुद सोचो ना, लोग गांव छोड़कर भाग गए, तो गांव वो तो खत्म हो गया, घर ढह गए, क्या हुआ वहां का, पलायन कर गए ना वहां से। ठीक है, तो आकार छोटा हो गया। अब देखो, कुछ संस्कृतियां हैं जो क्षेत्रीय संस्कृतियां, रीजनल, क्षेत्रीय जो संस्कृतियां हैं वो कम संपर्क में रहती थी। अब हड़प्पा के बाद जो कुछ संस्कृतियां हैं मैं आपको बता देता हूं। पहली थी झूकर जाकर, ये कहां है, ये है सिंध में, आमरी जो जगह है। ये मत सोचना कि भाई इतना क्यों करा रहे हो, देखो यार ये पूछा हुआ है, झूकर जाकर संस्कृति हो गई। रंगपुर, ये कहां है, गुजरात में। उसके बाद भाई कुल्ली, नाल, अलग अलग है दोनों, ये कहां है, ये बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में। उसके बाद है इनामगाम, इनामगाम कहां पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और सोथी, सोथी संस्कृति है राजस्थान। ठीक है, तो ये अलग अलग संस्कृतियां थी, कहां कहां थी वो मैंने बता दिया आपको। अब हमने देखो इनकी कैपिटल देखी, पतन देख लिया, पतन के बाद कोई क्षेत्रीय संस्कृतियां थी वो देख ली, इनके धर्म के बारे में देख लिया। ठीक है, सोसाइटी के बारे में देख लिया कि सोसाइटी जो थी भाई मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, उसके बाद व्यापार का देखा कि भाई उनके व्यापार भी होता था दूसरे लोगों के साथ। हमने मूर्तियां देख ली, मिट्टी पत्थर धातु तीनों की थी। धातु की मूर्ति हमने कांस्य की नृत्य की मूर्ति देखी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में कृषि का अधिशेष था, तभी तो वो इधर उधर दूर दूर तक ट्रेड कर रहे थे। भवन के बारे में देख लिया, भौगोलिक विस्तार कैसा था वो देखा, त्रिकोणीय था। ठीक है, और लिपि के बारे में देख लिया, मोहर के बारे में देखा, चौकोर मोहर थी। ओके, उसके बाद भाई बचता कुछ नहीं है, बचता है तो हमने कई बार देखा होगा कि ये जो लोग हैं वो कुछ सामान लेकर आते थे, जैसे आते सोना ले आए कहीं से, तांबा, चांदी, टीन, लाजवर्थ पत्थर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं सोने की बात कर रहा हूं, सोना कहां से लेकर आते थे, कोलार से। कोलार कहां है, कर्नाटक में, वहां पर खदानें हैं भाई। दूसरा है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे भी कि कोलार। ठीक है, इस तरीके से तांबा, तांबा कहां से लाते थे, तांबा लाते थे गणेश्वर या खेतड़ी, राजस्थान से। चांदी अफगानिस्तान से। उसके बाद अफगानिस्तान और ईरान। उसके बाद टीन कहां से लाते थे, बिहार से। और फिर आता है आपका लाजवर्थ पत्थर। आपने देखा होगा ना उस मूवी में, जो वो नीले नीले कलर का पत्थर सा दिखता था, मनकी वगैरह, तो एक तरह का पत्थर था, वो कहां थे, वो थे अफगानिस्तान से। ठीक है, तो ये हमने भाई क्या क्या चीजें लेकर आते थे, पतन देखा, सारी चीजें हमने लगभग देख ली है। ओके, तो मेनली तो भाई सारी चीज हो गई इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, और कुछ बचा नहीं है। और इतना ही है जो मेन मेन चीज मैंने आपको बताई कि यही चीजें आएंगी, और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि थर्ड कैपिटल भी पूछ सकता है वो, कि एक थर्ड कैपिटल, हमने दो राजधानी तो देखी कि भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो थर्ड कैपिटल कौन सी है, वो है कालीबंगा। कालीबंगा इसकी
थर्ड कैपिटल है। ठीक है, तो चलिए भाई, हो गया अब आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता। अब बढ़ते हम लोग वैदिक काल की तरफ। अब भाई देखो, थोड़ा तो फास्ट चलना पड़ेगा अगर हमें अपना सारी चीज करनी है। ओके, और ये कोई ज़्यादा फास्ट नहीं है, इतनी चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी। जब मैंने आपको बोला है कि भाई 4 से 5 दिन में हो जाएगा ये, बल्कि और पहले ही कोशिश करूँगा, क्योंकि उसके बाद रिवीजन भी है, टेस्ट भी लगाने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलें फिर। ओके, चलिए भाई, ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो मुश्किल से मुश्किल इसमें कोशिश करूँगा मैं 15 से 20 मिनट ही खींचे बस, या फिर 10-15 मिनट में हो जाइए, क्योंकि इसमें मेन मेन चीज़ें बतानी है। वैदिक काल जो है वो, उसके बारे में हमें कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो ये बता सके कि इसका पीरियड ये है। वैदिक काल का पीरियड मेनली अगर देखा जाए 1500 से 500 BC तक है। इसमें भी 2 चीज है, एक तो है अर्ली वैदिक, मतलब पूर्व वैदिक काल, और एक है उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक। इसका भी टाइम फेज की बात करें तो जो पूर्व वैदिक है वो 1500 से 1000 BC, और ये 1000 BC से 500 BC तक। ठीक है, तो यहां तक वो है। तो हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड में अगर देखा जाए तो भाई इसके बारे में ज़्यादातर हम लोग ओरल ट्रेडिशंस के बारे में जानते हैं। जैसे हम अर्ली वैदिक में ऋग्वेदिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रंथ ऋग्वेदिक के बारे में। तो ऋग्वेदिक में जितनी भी चीज़ें, जैसे कहीं पर हमें मंत्र वगैरह मिले हैं, कहीं सूक्त हैं, मंडल है, ठीक है, उन सब चीज़ों से हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि यार ये चीज़ इसमें है। तो भाई वैदिक साहित्यों से हमें पता चला है, जानकारी ऋग्वेद से मिली है। अब ये जो 1500 से 500 BC यहां तक जो बताया हुआ है, ये हमें बताया है मैक्स मुलर ने, और इन्होंने बताया अपने भाषा शास्त्रीय अनुमान के आधार पर। भाषा शास्त्रीय अनुमान के आधार पर, क्योंकि इनकी बुक थी दी सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज। ये भी आपको याद रखनी है, बुक किसकी है, मैक्स मुलर की है। हम लोग बात करेंगे कि यार कुछ इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जो क्षेत्र था वो कहाँ कहाँ था। क्षेत्र वगैरह के बारे में बात करोगे तो भाई अफगानिस्तान से गंगा के बीच, अफगानिस्तान से गंगा, जहाँ पर हम लोग आर्यभट्ट, ब्रह्मवर्ष, सबसंद प्रदेश, ठीक है, वही सारी चीज़ें। अब यहाँ पर कुछ नदियों के पुराने नाम हैं, जैसे मैं बात करूँ झेलम। झेलम को क्या बोलते थे, वितस्ता। उसके बाद है चिनाब, चिनाब को क्या बोलते थे, अश्कनी। रावी, पुरुषनी, व्यास, विपाशा, सतलुज, सुतुद्री। ठीक है, और एक रिवर और है चोटांग नदी, हरियाणा के अंदर, दृश्य द्वैतियों से बोलते हैं। तो इन नदियों के नाम भाई पूछ लेता है वो कि पुराना नाम क्या है, इस नदी को क्या बोलते थे। ठीक है, और कुछ नहीं भाई इसमें। अब हमें थोड़ा ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के अंदर क्या क्या चीजें हैं, देखो इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, 10,580 मंत्र हैं, 1028 सूक्त है। ये जो चीज दी हुई है ना, ये 10,580, 1028, 10 मंडल, इससे क्वेश्चन आया हुआ है भाई कि कितने मंत्र हैं या कितने सूक्त हैं, तो पता होना चाहिए आपको। अब इसमें एक बात है कि जो मंडल है वो है 2 से 7 जो है वो तो है ओल्ड, और 1 और 10 जो है वो न्यू है, प्लस लॉन्ग भी है।
ठीक है। और 10वें मंडल से हमें 10वें मंडल के अंदर उसमें नदी सूक्त के बारे में मिलता है। नदी सूक्त की जानकारी है, नदी सूक्त, जिससे हमें 21 नदियों की जानकारी मिलती है। ठीक है। और उस टाइम जो सबसे फेमस नदी थी, ठीक है, जो सबसे ज्यादा उल्लेख, वो सिंधु नदी का है। गंगा या ये सरस्वती वगैरह का नहीं है, सिंधु नदी का है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सरस्वती। ठीक है। और यमुना का तो 3 बार ही उल्लेख है बस। ओके, तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अब बाकी के जो वैदिक काल है, शेष वैदिक काल की जानकारी हमें, जो 3 वेद है, ऋग्वेद के बाद सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, उनसे हमें जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो नदी सूक्त के बारे में जानकारी हो गई। और इसी 10वें मंडल में ही हमें क्या है, पुरुष सूक्त के बारे में भी जानकारी है। पुरुष सूक्त, जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि 10वें मंडल से हमें 2 चीजें मिलती है, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त। और वर्ण व्यवस्था में यार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही चीजें हैं। ओके। और जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जो वर्ण है ना, ये कर्म पर बेस थी उस टाइम ऋग्वेदिक में। जो अब जन्म के बेस पर हो गई है ना, कि जो जिस कास्ट में जन्म लेगा उसकी वही हो जाएगा, तो ऐसा पहले नहीं था। कुछ साहित्यों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई क्या क्या साहित्य हैं, कैसे हैं। जैसे मैं बात करता हूं वेद। ठीक है। और इसका एक टेबल बना लेते हैं हम लोग ऐसे। ये वेद हो गया। उसके बाद है इसका उपवेद। ठीक है, वेदों को उपवेद भी तो होते हैं। उसके बाद है, सॉरी, उपवेद नहीं लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, वेद, ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, जानकारी क्या है। ओके। उसके बाद इनका गाता कौन है। ओके। उसके बाद है कि जो लाइक उपवेद, और उपवेद में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है। और उपवेद के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं, विवरण। देखो, पहला है ऋग्वेद। तो उसका जो ब्राह्मण है वो कौन है, वो है ऐत्रेय या कौशिकी। ऐत्रेय, कौशिकी। जानकारी क्या मिलती है इसके अंदर, हमें मंत्र वगैरह की जानकारी मिलती है। ठीक है, मंत्र वगैरह हो गए, श्लोक हो गए, ये सारी चीजें हमें ऋग्वेद से मिलती है। अच्छा, ऋग्वेद का ज्ञाता कौन है, जो लाइक मंत्र वगैरह गाएगा, सीधी सी बात है, उसे बोलते हैं होता। और होता का काम क्या है, ये मंत्र वगैरह गाएगा, मंत्र गायन। ठीक है, जैसे आप लोगों ने यज्ञ वगैरह करते हैं ना, तो मंत्र वगैरह बोलते रहते हैं, वक्रतुंड महाकाय, ये वो। ठीक है, तो वो होते हैं। अब इसी का एक उपवेद है ऋग्वेद का, वो है आयुर्वेद। और इसमें क्या जानकारी आयुर्वेद में, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। दूसरा है ऋग्वेद के बाद सामवेद। ये टेबल आपको याद करनी, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। सामवेद का ब्राह्मण है पंचविश और जैमिनी। जानकारी क्या मिलती है, जानकारी है कि इसमें जो मंत्र वगैरह है उन्हें गायात्मक बना दिया गया है, गाकर। ठीक है, संगीतात्मक, संगीत वगैरह, जैसे सामवेद में सारे गाँव वो लिखा हुआ है। और इसका जो ज्ञाता है वो है उद्गाता, जो क्या करता है, कंटिन्यूअस मंत्र बोलता है, लगातार मंत्र बोलना। और इसका उपवेद है सामवेद का गंधर्व वेद। इसमें क्या है, कला और संगीत से संबंधित है। तीसरा है यजुर्वेद।
इसमें क्या है, इसका ब्राह्मण है यजुर्वेद का क्या, शतपथ और तैत्तिरीय। जानकारी यज्ञ के बारे में जानकारी है इसमें यजुर्वेद में। और इसका जो क्या है, जो ज्ञाता है वो है अथर्वयो। और अथर्वयो कौन है, इसको यज्ञ की जानकारी होती है टेक्निकल, कि भाई इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना ऊंचा बनाना है, उस तरीके से करना है वो। और इसका जो उपवेद है जो यजुर्वेद का, वो है धनुर्वेद। और यह है युद्ध कला से संबंधित। युद्ध कला है। और उसके बाद एक और आता है जो फोर्थ है, वो है अर्थवेद। इसमें क्या है, इसका ब्राह्मण है गोपद। जादू टोना है इसमें। और इसका जो ज्ञाता है वो है ब्रह्मा। ठीक है, यजमान को असिस्ट करते हैं कि कब क्या डालना है, कैसे क्या करना है, वही। और इसका है शिल्पवेद। उपवेद है शिल्पवेद, जिसमें भवन निर्माण है। ठीक है, तो ये टेबल आप याद रख लेना, बस उतना ही है, और इसमें और कुछ नहीं है। इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि जो धर्म है इनका, धर्म जो काम काम की चीज है वही बता रहा हूं मैं। धर्म जो है वो क्या है, प्रकृति पूजा पर आधारित है। यज्ञ करते हैं, ठीक है, यज्ञ का चलन था, कर्मकांड नहीं था। जो आजकल सब तरह कर्मकांड चल रहे हैं ना, वो नहीं था इसमें। गाय की पूजा करते थे। ओके, अब इसमें दो तीन चीजें हमें जो देखनी है वो ये है कि गाय क्या थी, जो पशुपालन की प्रधानता थी। भाई कृषि का उल्लेख भी है पर कम है, क्योंकि जौ वगैरह की जानकारी मिलती है जिसको यव बोलते हैं। अच्छा, जौ को क्या बोलते थे, यव, याद रखना आपको भाई। घोड़े का सबसे ज्यादा नाम है, गाय, अन्य बोला गया भाई इसे। और अगर इसके लिए युद्ध वगैरह करना पड़ जाए तो तब बोलेंगे उसे गवेषणा या गवेष्टि। ठीक है, एक वर्ड और है, गोमत। जिसके पास ज्यादा गाय हो उसे बोलेंगे जो गाय का धनी है। ठीक है, उसके बाद भाई मेन चीज है, अगर इनके पॉलिटिकल सिस्टम को देखोगे तो ज्यादातर किसी के पास कोई स्टेबल सेना है नहीं। ठीक है, और अगर देखोगे राजा, राजा को बोला जाएगा गोपति। यहाँ पर एक और वर्ड है गोपति। ये कौन है, ये है राजा। बाद में जाके भूपति बना, उसके बाद क्षेत्रपति। ठीक है, तो मेन इसकी जो इनकम आ रही है वो आ रही है बलि से। और ये जो बलि थी वो वॉलेंट्री बेसिस पर थी। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कंपलसरी है, देना ही देना है, आपकी मर्जी है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। सीधी बात ये है। ओके, यहां तीन वर्ड और हैं, हम लोग देखते हैं। एक है सभा, ओके, एक समिति, और एक है विदत। तो सभा, समिति और विदत, मेन चीज ये थी कि यहां पर जो एविडेंसेस हैं, जो लाइक राजा का चुनाव वगैरह है, तो वो ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पर ये जो समितियाँ वगैरह थी ये उसी चीज़ के लिए थी कि भाई कोई अपनी मनमानी ना करे, हम अपने हिसाब से कोई योग्य व्यक्ति होगा जो हमारे कबीले को लाइक बचा पाए, युद्ध करके गाय वगैरह लूट सके किसी दूसरे कबीले की। ठीक है, जिससे हमारा नाम रोशन हो, हम धनी बने, तो उसको क्या बनाते थे, वो राजा बनाते थे।
कि भाई इसके पास पावर है, ताकत है, इसको बना दो। और उसी के बेसिस पर जब वो रक्षा करता था वही बलि देते थे कि ये लो भाई, कुछ ना कुछ हमारी तरफ से आपके लिए भेंट है। ओके, क्योंकि अब वो भूखा तो रहेगा नहीं। अब जो सभा है, सभा और समिति दोनों में वुमेन वगैरह सभी पार्टिसिपेट करते थे। विदत जो थी वो थी स्पेशल पर्पज के लिए। बट एक चीज और आती है कि सभा समिति में से बड़ी कौन थी। तो समिति बड़ी है। ये एक चार्ट देख सकते हो आप रीजनिंग के हिसाब से। ये होगी समिति और इसके अंडर में ही ये सभा है। ये सभा है और ठीक है, तो ये सभा हो गई और ये जो बाहर वाली है ये समिति हो गई। ओके, और यहां पर एक युद्ध के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एक युद्ध हुआ था जिसे हम बोल रहे हैं दसराग युद्ध। और ये हुआ था आर्य और अनार्यों के बीच। इस युद्ध के बारे में वर्णन है उसके 7वें मंडल में। ठीक है, और हुआ किसका था? राजा सुदास का, वर्ष 10 राजा और थे अगेंस्ट में। ठीक है, तो उनके बीच हुआ था। और ये किस नदी पर हुआ था? ये हुआ था रावी नदी, जिसे हम बोल रहे हैं प्रोशनी। ओके, इतना ही करना है इसमें और कुछ नहीं। ओके, बाकी तो आपका हो गया ही। और कुछ देवता वगैरह हैं जहाँ पर हम लोगों को पता होना चाहिए, जैसे जो फेमस देवता थे इंद्र। इस टाइम पर इंद्र सबसे ज़्यादा फेमस हो गए थे ऋग्वेदिक पीरियड में। इनके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे हम देखा जाए तो इंद्र को पुरंदर बोल रहे हैं, पुरभिंदर बोल रहे हैं। ओके, इन्हें वृथान बोल रहे हैं। उसके बाद फिर और हो गए अग्नि देवता, जिन्हें अतिथि देवता बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद है वरुण, नैतिकता के। ठीक है, ये कुछ देवता हैं जो लाइक फेमस हो गए थे उस टाइम। बाकी इसमें आपका हो चुका है, कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो किंग्स की जो पोस्ट थी, जो राजा की पोस्ट थी, वो हेरिडिटरी नहीं थी। मीन्स ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। बाकी हम बात करते हैं लेटर वैदिक में। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और है कि एक वर्ड है नियोग। एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं नियोग। ये मेन चीज़ ये है कि मान के चलो उस टाइम पर दो भाई हैं, एक की शादी हो गई दूसरे की नहीं हुई, तो जो वाइफ है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। ठीक है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्या करते थे कि जो जो उसका छोटा भाई है वो हेल्प करता था कंसीव कराने में, ताकि उसकी वाइफ को बच्चे हो जाएं। ठीक है, ठीक है, जैसा भी है। सोसाइटी वगैरह तो पॉलीगैमी भी थी, एक से ज़्यादा शादियाँ भी होती थी। ओके, उसके बाद उत्तर वैदिक पीरियड की हम लोग बात करते हैं, वो और देख लेते हैं। उसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि टाइम पीरियड क्या था, 1000 से 500 बीसी के बीच। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ था कि आर्य जो थे वो आर्य और अनार्यों के बीच व्यापार होना शुरू हो गया था। और उस व्यापार को बोल रहे थे हम लोग क्या? पनी। और इसी पनी से ही बनी बना है, जिससे बनिया बनी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे जो टाइम का जो ट्रांजिशन हुआ है उसमें। ओके, अच्छा, कुछ वर्ड्स यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। एक है व्रीहि, वो किसको बोल रहे हैं? राइस को, जो चावल उसको व्रीहि। गुडुमा, गुडुमा बोल रहे हैं वीट। और जो ओडान है उसको बोल रहे हैं ग्रेन, जो अनाज है। और मिल्क, उसका मिक्स, जो दलिया टाइप जो हम बोलते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पहली बार फर्स्ट टाइम लेटर वैदिक पीरियड में क्या है, लोहे का उपयोग आरंभ हुआ था।
और इसके प्रमाण हमें मिले हैं कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से हमें साक्ष्य मिले हैं। अब इसमें भाई एक वर्ड और आता है वैधत्रयी। ये क्या है? ये है 3 वेद, जिसमें ऋग्वेद शामिल है प्लस सामवेद है प्लस यजुर्वेद है। अर्थवेद इसमें शामिल नहीं है क्योंकि उसमें टोटमवाद वगैरह जैसे जादू टोना टोटका ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो गई थी, तो उस वजह से उसे वैधत्रयी के अंदर काउंट नहीं किया गया है और वो काफ़ी बाद में भी आया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 3 वेद थे उनको ही वैधत्रयी बोलेंगे। फैमिली हेड को क्या बोला जाता है? कुलपा। फैमिली हेड। ओके, ठीक है। और उसके बाद एक वर्ड है, हमने वैधत्रयी तो देख लिया। ठीक है, एक है रत्न हविषि संस्कार। ये होता था कि जो राजा के जो 12 रत्निन थे, ये याद रखना है कि 12 रत्निन की बात है, ना कि 14 या 15 उस तरीके से। तो राजा उन्हें अपने पक्ष में करता था कि भाई मेरे साथ युद्ध में चलो, युद्ध जीतो, मुझे युद्ध जितवाओ। तो उसके लिए एक संस्कार होता था रत्न अभिषेक संस्कार। जैसे आपने स्टार्टिंग के पेजेज में 16 संस्कार वगैरह पढ़े होंगे। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अलग संस्कार है, शिक्षा लेने जा रहा है वो अलग संस्कार है, तो उस तरीके से एक संस्कार। ओके, सभा समिति वगैरह उसकी क्या कह सकते हैं यहाँ पर जो पहली बार जो वर्ण सिस्टम था वो कर्म पर बेस्ड था। पूर्व वैदिक में, उत्तर वैदिक में वो लाइक चेंज हो गया भाई, वो कर्म की बजाय जन्म पर बेस हो गया। अच्छा, कुछ वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो 80, ऐसे क्या बोल रहे हैं? एक है हनास, ये क्या है? और एक है एलहिनास। ये इंग्लिश के वर्ड हैं भाई, ये आपको पता होना चाहिए जैसा भी है। तो 80 बोल रहे हैं हम लोग स्वॉर्ड को, तलवार। हनास, हनास बोल रहे हैं तीर को, जो एरो है। और एलिनास वो बोल रहे हैं हम धनुष, जो बो है। ठीक है, तो बाकी इसमें और कुछ है नहीं, यही सारी चीज़ें हैं। और जो 6 वेदांग है उसमें तो आपको पता ही है 6 वेदांग कौन कौन से हैं। ठीक है, शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, कल्प है, ज्योतिष, छंद, वही चीज़ें हैं इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका वैदिक पीरियड वगैरह यहाँ तक खत्म हो गया। तो एक क्लास में आपकी ये चीज़ें हो गई। सेकंड में आपका महाजनपद और मौर्य वाला, और बाकी कोशिश करेंगे आगे भी हो जाए। ठीक है, मुश्किल से 4 क्लासेस में ख़त्म। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।